इसराइल में बड़ी न्यूक्लियर हलचल देखने को मिली है। सैटेलाइट तस्वीरों ने बहुत कुछ लीक करके रख दिया है कि डिमोना में क्या हो रहा है और क्या जंग से भाग रहे हैं ज़ायनी फौजी। ये दो बड़ी खबरें हैं जो एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। यकीन मानिए दिलचस्प हैं आज की दोनों स्टोरी। इसराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़ी हलचल सामने आई है। डिमोना में नए स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। 3 सितंबर को आई खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इसराइल के लंबे वक्त से शक के तहत रखे गए न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम के अहम सेंटर डिमोना पर बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें बनाने का काम जारी है। इस्राएली सरकार ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये या तो नया हैवी वाटर रिएक्टर है या न्यूक्लियर हथियार असेंबल करने के लिए कोई फैसिलिटी, जहां पर हथियारों को मिसाइल के साथ कनेक्ट करके लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाए, ऐसी फैसिलिटी। शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास की तस्वीरों ने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि इसराइल सच में मिडिल ईस्ट का अकेला न्यूक्लियर हथियार रखने वाला मुल्क है या नहीं। माना जाता है कि उसके पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। उसने ना कबूला ना इनकार किया। 7 एक्सपर्ट्स ने तस्वीरों का एनालिसिस किया है जो सैटेलाइट से आई हैं। इनमें से 3 एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बिल्डिंग की जगह, साइज और फ्लोर की तादाद देखकर इस बात के सबसे ज़्यादा आसार हैं कि ये एक नया हैवी वाटर रिएक्टर है जो प्लूटोनियम और दूसरे सामान बना सकता है जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए ज़रूरी हैं। 4 और एक्सपर्ट्स ने यह भी माना है कि यह हैवी वाटर रिएक्टर हो सकता है, लेकिन साथ ही कहा कि यह न्यूक्लियर हथियार असेंबल करने वाली फैसिलिटी भी हो सकती है। दोनों ही बातें खतरनाक हैं। इन 4 ने कुछ भी साफ तो नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन जो कुछ भी कहा वो बेहद खतरनाक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, इसराइल कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियार रखने या ना रखने की कंफर्मेशन या इनकार नहीं करता है, और आज के ताज़ा डेवलपमेंट पर अमेरिका ने भी कोई कमेंट नहीं किया। अमेरिका अब तक खामोश है। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु। ये कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लेवल पर बवाल भी खड़ा कर सकता है, खासकर तब जब अभी जून के महीने में ही इसराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले किए थे, क्योंकि उन्हें खौफ था कि ईरान एटॉमिक हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि इसराइल आने वाले कुछ दिनों में कोई न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर ले। वैसे वो अब ऐसा कर भी सकता है, अब तक नहीं किया, अब कर भी सकता है। उसकी वजह है ताकि पूरे मिडिल ईस्ट को डरा कर रखे और अपने ग्रेटर इसराइल के प्लान को बिना रोक टोक के तेज़ी से आगे बढ़ा सके, गज़ा के लोगों को खदेड़ सके और कोई चूं तक ना बोले। आपको क्या लगता है कि आज की ये खबर और सैटेलाइट से आई तस्वीरें क्या वाकई ईरान के लिए कोई ख़तरा है या फिर पूरे रीजन के लिए एक परेशान करने वाली खबर है? बताइएगा ज़रूर। याद रखिएगा, ईरान से टेंशन्स हाई हैं इसराइल के, और प्लान उसका बड़ा ख़तरनाक है ग्रेटर इसराइल को लेकर। इन दोनों ही सूरतों में देखें अगर, तो हो सकता है जो अभी मैंने खदशात बयान किए वो अमली जामा ले लें और सामने हकीकत बनकर आ जाए। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्या इसराइली फौजी गज़ा में जंग से भाग रहे हैं? इसराइल और आईडीएफ के लिए मुश्किल घड़ी है। गज़ा सिटी पर कब्जे की तैयारी में रुकावटें आ खड़ी हुई हैं। इसराइल और नेतन्याहू का प्लान है गज़ा सिटी को जीतने का, लेकिन आईडीएफ की हालत देखकर लगता है कि ये प्लान मुश्किल में पड़ गया है। सबसे बड़ी वजह है फौजियों और हैवी मशीनरी की भारी कमी। टोटा है जी, टोटा। आईडीएफ में फौजियों की कमी भी इसलिए है कि ऑर्डर मिलने के बावजूद फौजी ड्यूटी पर नहीं आ रहे, क्योंकि गज़ा में जान गंवाने से बेहतर है जंग ना लड़ना। 3 सितंबर को इस्राएली अखबार जेरूसलम पोस्ट क्या लिखता है, सुनिए और पढ़िए। रिजर्विस्ट फौजी धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं। नए कॉलअप के बावजूद रिजर्व फौजी पहले के मुकाबले कम और बहुत कम स्पीड में ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। पहले तो कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी कम तादाद में हैं, बहुत हल्के हल्के, इक्का दुक्का। ज़्यादातर रिजर्व फौजी 5वें या 6ठे राउंड में सर्विस दे रहे हैं, और सैकड़ों फौजी जंग की थकान, फैमिली, काम या पढ़ाई की वजह से आईडीएफ में वापस शामिल नहीं हो पा रहे। कुछ रिजर्व यूनिट्स में फौजियों की तादाद 50 से 70% तक गिर चुकी है। लेकिन इसराइल के एक दूसरे अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी खबर के इस पार्ट को सुन लीजिए जो आपको चौंकाएगा।
इस खबर के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जा करने के आईडीएफ के प्लान के खिलाफ सैकड़ों रिजर्व फौजियों ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें हमास के खिलाफ, पढ़ लीजिए अखबार को, यही लिखी लैंग्वेज, अगर उन्हें हमास के खिलाफ चल रही जंग में बुलाया गया तो वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे। यही कहा है उन्होंने। ये सीधे सीधे फौज से बगावत है दोस्तों, और इसकी वजह है अपनी जान जाने का डर। जिन्होंने जंग के दौरान सर्विस दी थी वो अब ऐलान कर रहे हैं कि हम फिर से बुलाए जाने पर ड्यूटी पर नहीं आएंगे। सार्जेंट फर्स्ट क्लास मैक्स क्रैश ने तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अभी 365 से ज़्यादा 365 से ज़्यादा फौजी हैं और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। हम में से कोई भी जंग नहीं लड़ना चाहता। बगावत के लिए एक फ़ौजी काफ़ी होता है, यहाँ तो 300 से ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं और इसे अपने मुल्क के लिए अपना फ़र्ज समझते हुए अपने लीडर से जवाबदेही की मांग करते हैं। ये जंग अब जंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसराइल के पास फ़ौज नहीं बची, लेकिन हौसले पस्त होते हैं तो एक को देखकर दूसरे पर असर पड़ता है। और जब जंग नहीं लड़ती है, कोई फ़ौज या फ़ौजी इनकार करते हैं, तो मान लीजिए ये टारगेट अचीव ना कर पाने की पहली निशानी होता है जो नेतन्याहू ने सेट किया है। शायद ही अब वो कभी अचीव हो पाए। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हज़ारों से लाखों लोग मारे गए हैं गज़ा में। गज़ा पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया है, लेकिन बावजूद इसके इसराइल के हाथ क्या लगेगा, इस पर दुनिया की नज़र है। सिर्फ फौजी ही नहीं, आईडीएफ में हैवी मशीनरी भी कम पड़ रही है। टोटा इनका भी है। और द जेरूसलम पोस्ट की 3 सितंबर की खबर का ये दूसरा पार्ट समझ लीजिए। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के पास अब सिर्फ आधे D9 बुलडोज़र काम कर रहे हैं। बाकी के गज़ा में या तो तबाह हो गए, उनके परखच्चे उड़ गए, या वो मशीनी एतबार पर अपाहिज हो गए हैं। द जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि ज़्यादातर बुलडोज़र्स या तो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ख़राब हो गए, जो फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने में, ज़मींदोज़ करने में इस्तेमाल किए गए, ज़्यादा इस्तेमाल किए गए उस वजह से, या फिर हमास की बारूदी सुरंगों और रॉकेट्स का निशाना बन गए। ये खुद द जेरूसलम पोस्ट की खबर कह रही है। अब आईडीएफ छोटे बगर्स इस्तेमाल कर रही है जो सिर्फ छोटे ढांचे साफ या तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऊंची इमारतें गिराने में फेल हैं। नेतन्याहू को तो मिटाना है, गज़ा को कैसे मिटेगा? गज़ा सिटी में आईडीएफ को खतरा साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा प्लान के तहत इसराइली फौजियों को लंबे वक्त तक गज़ा सिटी में रहना होगा, जिससे वो ज़्यादा जोखिम में आ जाएंगे। नतीजा, आईडीएफ के लिए सब कुछ सबसे बड़ा चैलेंज है। फौजी भी कम है, मशीनरी लिमिटेड है, और गज़ा सिटी में लंबे वक्त तक कब्ज़ा कायम रखना ख़तरनाक साबित होगा। ये इसराइल के लिए सच में मुश्किल घड़ी है। फौजियों का जंग से भागना या जंग लड़ने में आनाकानी करना किसी भी मुल्क की साइकोलॉजिकल शिकस्त की पहली निशानी होती है। और इसराइल में आवाम के प्रोटेस्ट का बढ़ रहा दायरा भी ये बताता है कि इसराइल में अब ज़्यादातर लोग गज़ा में जारी जंग से ऊब चुके हैं, और वो भी एक महफूज ज़िंदगी की खातिर सीज़ फायर होते देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि अपनी आवाम और आईडीएफ के हालात के आगे नेतन्याहू कब घुटने टेकता है। तो ये थी कुछ खबरें, लेकिन अपडेट आपको एक ये भी दे दें कि इसराइल में भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़। हज़ारों प्रोटेस्टर्स का यही कहना है कि हमारे होस्टेजेस को वापस लाओ, गज़ा की जंग बंद करो, हम अपने फ़ौजी बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, और जो होस्टेजेस वहाँ हैं हम उन्हें ज़िंदा देखना चाहते हैं। हमने आपको आज के पहले शो में ही बता दिया था कि नेतन्याहू के घर के करीब लोगों ने टायर जलाई, गाड़ियों को आग लगाई। नेतन्याहू के घर पर लगभग ये धावा बोलने जैसा था। आवाम गुस्से से भर चुकी है। जो पूरी दुनिया नहीं कर पाती किसी का, वो कभी कभी अपनी आवाम ही कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हिंदुस्तान की खबरों पर नया शो आ चुका है, खबर इंडिया की, उसे ज़रूर देखिएगा। अगला शो वही होगा, और रात में मिलेंगे दुनिया भर की खबरों के साथ। सलामत रहिए, खुश रहिए।